अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं बिस्मा ख़ान और आज हमारे साथ ईरान ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं इस तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए इस शो के जो मेन होस्ट हैं जुल्फ़िकार राहा साहब वो मौजूद होंगे हमारे साथ ऑनलाइन। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में जो हमारे दीगर गेस्ट होंगे उनमें हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब और साथ ही साथ बैरिस्टर शाहिद महसूद साहब और मियाँ ज़ुबैर साहब जो कि अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान पार्टी से हैं। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सर, ओवर टू यू जुल्फ़िकार साहब। थैंक यू। देखिए बरगेड साहब, एक तो जो सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है जंग की, जिसमें ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ये जंग ईरान की सर्वाइवल की जंग बन चुकी है। अमेरिका हटना तो चाहता है लेकिन यहूदी लाबी उनको नहीं हटने दे रही पीछे, और वो घेर गार के इस जंग में यहूदी लाबी उनको रखना चाहती है, क्योंकि इसराइल का गेन एक एजेंडा है और उनकी भी सर्वाइवल की जंग है, और वो इसको मजहबी जंग बना के बैठे हुए हैं। तो साथ ही साथ ब्रिगेड साहब अगर देखें तो ये इकानमी की एक जंग बन गई है, जिसमें रशिया और चीन भी कूद गए हैं। इसमें मिडिल ईस्ट का भी पूरा है, ये एनर्जी की भी एक जंग बन गई है। तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत देखिए जुल्फकार भाई, आज वाकई मेरे लिए एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है। और जितना भी 3 हफ्ते जंग गुजरी है, और पूरी दुनिया इस वक्त मेरे साथ बहुत परेशान है, क्योंकि वो सही है कि ईरान ने इसराइल की कमर जो है वो तोड़ी है, इकोनॉमिकली, मिलिटरली। गो कि उनके अभी भी एयरफोर्स इंटैक्ट है और वो ईरान पे हमले कर रहे हैं। अमेरिका को ईरान ने आइसोलेट करके रख दिया है आबदाए हुर्मुज़ में, कि जहां पे उसकी सिक्योरिटी के लिए जनाब सारा कंट्रोल ईरान के पास है। वो डिक्टेट कर रहा है कौन सा जहाज जाएगा, कौन सा जहाज नहीं क्रॉस करेगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को। इंडिया, पाकिस्तान और चीन, गालिबन ये 4-5 ममालिक उन्होंने इजाजत दी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेटो कंट्रीज ने रिफ्यूज कर दिया इस जंग को ज्वाइन करने में, और कहा है कि ईरान इज नो थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप को आइसोलेट कर दिया। नेटो कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और जो जितने और एलाइज हैं अमेरिका के, जापान हो गया, साउथ कोरिया, सब ने कह दिया हमने कोई अपनी नेवल शिप्स नहीं भेजनी है आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए और कंट्रोल के लिए। और खुद ट्रंप की जो नेवी है वो पीछे हट गए हैं, पता नहीं किधर गायब हो गए, क्या हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है पिछले 24 घंटों में, कि जो इनकी स्ट्रैटेजी अपना इसराइल की, इन्होंने जो टॉप ईरानी लीडरशिप, उनके सिक्योरिटी लारिजानी साहब एक नहायत ही अपना रिस्पेक्टेड और काफी इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिबिलिटी थी, एक अच्छे नेगोशिएटर भी थे, उनको उन्होंने एलिमिनेट किया, उनको शहीद किया। और उसके अलावा और भी कुछ लोग ईरानी मिलिट्री और ये पाकिस्तान की लीडरशिप में। लेकिन उसके जवाब में, और साथ ही ईरान ने इतनी बड़ा मूव कर दिया इसराइल ने, जो कभी हम सोच नहीं सकते थे। वैसे तो उनके वो पोर्ट, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और ऑयल प्लांट्स में हमले करे थे, लेकिन उन्होंने साउथ पारस जो गैस फील्ड है, जिससे दुनिया की 25% की एनर्जी सप्लाई है, वो उन्होंने टारगेट करके बड़ा हद तक उसको डिस्ट्रॉय किया है। जो हम खबरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और जो बातें इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म कर रहे हैं, अब सारी दुनिया ये कह रही है कि तैयार हो जाओ, एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस जो है वो दुनिया फेस करेगी अगले 1-2 दिनों में। ये जब भी, क्योंकि ईरान ने कह दिया कि हम सऊदी अरेबिया, कतर, दोहा, कुवैत, इनके जो मेन रिफाइनरीज है, मेन पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, अब हम उनको टारगेट करेंगे और लोग उन प्लांट्स को छोड़ के चले जाएं जो जो लोग वहां बैठे हुए हैं। सो अगर ईरान ने ये कर दिया, और मेरा ख्याल है जी आज रात को ये करेंगे, कल सुबह ये करेंगे, तो उसके बाद बड़ी एनर्जी के हवाले से बड़ी खौफनाक तबाही होनी है। नॉट ओनली द मिडिल ईस्ट, उसका इम्पैक्ट सब पे आएगा, पाकिस्तान पे भी आएगा। गो कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप की ये डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी अभी तक कामयाब है। कि अभी लेटेस्ट मैं सुन रहा था कि 7-8 ऑयल टैंकर है पाकिस्तान के, जो के पोर्ट कासम पे और कराची पोर्ट पे लंगर अंदाज हो रहे, पहुंचे, और पाकिस्तान नेवी उनको सिक्योर करके आबनाए हुर्मुज़ से लेके आई है, एस्कॉर्ट करके। तो अभी तक तो
मामला पाकिस्तान में अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगले हफ्ते क्या होता है, जब ये ईरान रिटेलिएट करता है, जो उसने आज बड़ी थ्रेट जारी की है, मैं इसलिए देख रहा हूं कि इकोनॉमिक हालात, उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान में आएगा। और बरगेट साहब, जी इस पे जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जंग जो है, ये अमेरिकन ने अपनी सुपरमेसी से शुरू की थी, चुदराहट के लिए शुरू की थी। बाद में इसको मजहबी जंग उन्होंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि नेशनलिज्म वहां पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था। लोग जंग लड़ने के मूड में नहीं थे। लोग जंग को अपोज कर रहे थे, कांग्रेस अपोज कर रही थी, फौज कर रही थी, सीआईए कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद यहूदी लॉबी ने उनको धकेल दिया जंग के अंदर, और आज भी एक बड़ा अनपॉपुलर डिसीजन इसको समझा जा रहा है अमेरिका के अंदर। तो ब्रेस्ट शायद मसूद साहब, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये एक एनर्जी क्राइसिस की तरफ मामला चला गया है, और इसमें लाजमी बात है कि ईरान ने आपने हरमस से उन्होंने कहा ये इसको एक टूल टैक्स, एक टूल प्लाजा समझे, जो भी यहां से गुजरेगा हमारी इजाजत के बगैर नहीं गुजर सकता। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि $17 बिलियन हम टैक्स लेंगे इन सारे लोगों से जो जो यहां से गुजरेगा, और ये हमारा एस्टिमेट है, $17 बिलियन हमने टैक्स लेना है इन लोगों से। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये किस किस महाज के ऊपर लड़ाई होने जा रही है? ब्रिज शायद मसूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जुल्फिकार राहत साहब, आपने बुलाया, अपने शो में इनवाइट किया। जुल्फिकार साहब, गुजारिश ये है कि हम हमें हमें इसको मैं जो इस तरह इस सारे मामले को देखता हूँ, ये तो एक बेटा कि शुरू दिन से जिस दिन अमेरिका ने और इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, एंड द वेरी नेक्स्ट डे ईरान की जो है डिप्लोमेटिकली लॉ के साथ देखें इसको, या इसको जो है आप अखलाकी तौर पे देखें, तो मेरा ख्याल है ईरान जो है पहले दिन ही जंग के अंदर फतह याब हो गया था। और इसकी बुनियाद मैं इस चीज के ऊपर रखता हूँ कि जब कतर ने ये कहा कि 99% जो है वो ईरान की गवर्नमेंट मान गई थी, जो डिमांड्स थी वेस्ट की जो है न्यूक्लियर बॉम्ब के हवाले से, तो फिर हमला करने का कोई तुक बनता नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हमला किया गया, और पूरी दुनिया ने देखा, आपने देखा कि नेटो की जब हम बात करते हैं तो ये 1949 के अंदर एक ट्रीटी थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर जो सिग्नेटरीज थी, जो ममालिक थे, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक चीज जिस पर उनके वो ये था कि अगर हमारे ममालिक के ऊपर कोई फॉरेन कंट्री इन्वेट करेगी, कुछ ट्रीटी के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि कोई एक मुल्क अगर जंग शुरू करेगा तो बाकी सारे ममालिक जो सिग्नेटरी हैं नेटो के, वो सारे साथ मिल जाएंगे। आज यही हुआ कि जब एक ज़ायनिस्ट लॉबी और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के हाथों में जब ट्रंप जो है वो खेले गए और वो ट्रैप हो गए, तो आपने देखा कि नेटो के जितने बाकी ममालिक थे वो अमेरिका की हेल्प के लिए नहीं आए, बल्कि वो इम्प्लाइडली शायद ईरान के साथ जाकर खड़े हो गए कि ना तो सफारती तौर पे ये इस मौके के ऊपर दुरुस्त था। इससे पहले आप देखिए ना, अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो पूरी नेटो फोर्सेस उसके साथ खड़ी होती हैं, पूरे ममालिक अपनी फौजें भेजती हैं और जाते हैं। उससे पहले इराक की एपिसोड आपके सामने है, सारे मिलके जाते हैं। लेकिन इस दफा मुशावरत का भी टाइम नहीं दिया कि अमेरिका ने या इसराइल ने किसी मुल्क के साथ मुशावरत तक नहीं की, और उनका ये ख्याल था कि शायद ये कोई वेनेजुएला टाइप को जो है ना एडवेंचर होगा। उन्होंने बड़ा ही अंडर एस्टिमेट किया जो है ईरान की ताकत को। और फिर जब सबसे जो अहम मोड़ था, जब आयतुल्ला खामेनी जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, जब उनकी शहादत हुई, तो उनकी शहादत ने ईरान को एक नया जज्बा दे दिया। वो सिर्फ अब जो है वो हथियारों से नहीं लड़ रहे, वो उस जज्बे के साथ लड़ रहे हैं जो आयतुल्ला खामेनी और अली लारिजानी साहब के शाह, उसके अंदर लाखों की तादाद के अंदर लोग मौजूद थे इस जंग के अंदर। ना तो ईरानी कौम को जो है, ना तो उनको कोई जंग का खौफ है, ना उनको कोई मौत का खौफ है, और वो जो है इसको बिल्कुल जो है हेड ऑन ले रहे हैं। अब जो बात एनर्जी क्राइसिस की रही, अच्छा ब्रिस्टर साहब, देखिए जिस कौम का वाह सर्वाइवल की जंग हो,
दूसरा ब्रिगेड साहब, वियतनाम का आपको याद है कि वहां पे 33 लाख लोग मारे गए और उनके पास बेचारे के पास ना कोई असला था ना कुछ था, और अमेरिकन 58,000 मारे गए। लेकिन जंग 33 लाख जो मारे गए वियतनामी वो जीत गए। वजह क्या थी कि वार ऑफ सर्वाइवल थी। ईरानियों की ये जंग जो है सर्वाइवल की जंग है और ईरान ने सिर्फ सस्टेन करना है और खड़े रहना है। विक्ट्री और कप तो चाहिए ट्रंप को, जो कि उसको नहीं मिलना, और उसको उसको स्वाय बदनामी और स्वाय नफरत के आज ही स्टेटिस्टिक्स आए हैं, एक सर्वे हुआ है CNN ने करवाया, इस 79% नफरत पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका को हेट मिली है और 79% ज्यादा, पहले से ज्यादा लोग उससे नफरत करने लग गए हैं। और यही उनकी करतूतें और यही उनकी बातें। जुबैर उमर साहब, आपको क्या लगता है, अपना जुबैर साहब, सॉरी मियां जुबैर साहब, आपको क्या लगता है कि ये ट्रंप साहब सस्टेन कर सकेंगे? ट्रंप साहब जिस मकसद के लिए आए थे उनको कुछ मिलेगा? और इसराइल का आपको फ्यूचर क्या लग रहा है? अभी तो इसराइल की हमास पड़ गई है, हिजबुल्लाह पड़ गई है, ईरान उनको फेंटी लगा रहा है। तो जो इस्लामी ममालिक है इनको कब शौर आएगा, कब इनको एहसास होगा? बड़ा अहम नुकता है आज के प्रोग्राम के हवाले से, और 89 न्यूज़ का भी शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की गुंडागर्दी पूरी दुनिया में ज़ोरों पर थी। उसकी मईशत जो थी उसका बेड़ा गर्क हुआ था। अरबों डॉलर उसने चाइना के देने थे, तो वो डाका मारता था किसी भी जगह जाकर, और जाकर तेल लूट लिया करता था। वो उन लोगों को देखता था जहाँ पर वो जंग को जीत सकता है आसानी से, कमज़ोर ममालिक पे हमला करना। इसमें इस्लामी ममालिक भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, लिबनान, शाम, लीबिया, इराक़, और उसके अलावा जो उसके इत्तहादी बन गए कतर, सऊदी अरेबिया, UAE। तो बेसिक काम जो है अमेरिका का लूट मार है करना और दुनिया के तेल के कुओं पे कब्ज़ा करना। अभी वेनेज़ुएला की मिसाल आपने देखी। तो मैं ये समझता हूँ कि हर फ़िरौन के लिए अल्लाह तबारक ताला ने मूसा ज़रूर बना के भेजा हुआ है। तो अमेरिका के दिन पूरे गिने जा चुके। अगर हम ये सोचते हैं कि नेटो जो है वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, नेटो बेसिकली ईरान से घबरा गया। उसने देखा कि इसराइल जो आयरन डोम था और उसके अंदर जिस तरह से ईरान ने उसको पाश किया और पूरी दुनिया में जो उसके हालात देखे, तमाशा लगा दिया। और अभी थोड़ा वक्त पहले ही तल अबीब पे मिसाइलों की जो बारिश हुई है और 200 नया इसराइली जहन्नुम वासिल हुआ है। तो ये चीज़ें दुनिया को बता रही हैं कि वो कोई आयरन डोम नहीं है और ना ही अमेरिका जो है किसी की मदद को आ सकता है। इब्राहिम लिंकन का जो हाल किया ईरानियों ने अपनी बोट से, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। गो ईरानी जो है वो बहुत ज़्यादा, उनके पास वेपन अमेरिका के मुकाबले में नहीं था, लेकिन जो शौक़ शहादत है उसने एक चीज़ को ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ख़त्म किया, फ़िरका वारियत को। हमारे मुल्क में शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी तरह तरह के फ़िरके हैं, लेकिन ये ईरान जंग में हम सब मुसलमान हो गए, यूनाइट हो गए। हम सब एक, पूरी कौम ईरान के साथ खड़ी है। हुकूमत बेशक अमेरिका के साथ लेटी हो, लेकिन पूरी कौम ईरान के साथ खड़ी है। अब ईरान की जो जंग है ये वो रुख इख्तियार कर गई जहाँ पे युआन बीच में आ गया। डॉलर जो है पसपा हुआ और युआन आगे बढ़ रहा है। चीन, रूस और ये इत्तेहाद जो बनने जा रहा है नया, उससे अमेरिका में जो शगाफ पड़ने जा रहे हैं वो ट्रंप को ले बैठेंगे। जो ट्रंप जिस मकसद के लिए आया था, अभी उसने सबसे पहले शरारत की थी, उसने इंडिया को उकसाया था और पाकिस्तान, पाक मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से इंडिया को नाको चने चबाए, ये एक सिलसिले की कड़ियाँ थी। और आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने कहा था इसके बाद बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने जिस तरह से उसका जवाब दिया था, वो शुक्रिया क्या कहा गया था, एक तैयारा था जिस पे कोई निशान नहीं था और वो जाके पूरा इसराइल में जो है वो घूमा और उसने हदफ को अपना निशाना बनाया और कामयाबी से वापस आया। और दुनिया कहती है कुवैत के रास्ते वापस आया। वो पुरस्रार तैयारा आज भी जो है वो दुनिया को खटक रहा है। कौन था? जो अहले इल्म हैं, जो जानते हैं वो कौन था, उन्हें पता है कि वो कौन था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान वो मुल्क है मेरे भाई कि जहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था मुझे मशरिक़ से ठंडी हवा आती है। मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी जमात अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान ईरान के साथ मुकम्मल तौर पे खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह भी हुआ ईरान का पूरा साथ देंगे। और ये जो रजीम चेंज का ख्वाब था
देखिए आयतुल्ला बिल्कुल सही खामनाई ने आपका बताइए। पॉइंट आ गया जुबैर साहब, आप तो खड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम भी खड़े हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो अरब कंट्रीज हैं जिन्होंने पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट किया था, अब देखें ना ये कितना जुल्म है। पहले आप ऑयल देते हैं, ऑयल में जितने डॉलर्स मिलते हैं वो अमेरिका अपने पास ही इन्वेस्ट कर लेता है, अपने पास रख लेता है, देता भी नहीं आपको। और बदले में क्या करता है कि जी आप आपको ईरान से बचाएंगे। तो अब सारे मिडिल ईस्ट के मालिक पूछ रहे हैं कि भाई तू तो अपने आप नहीं बचा सके, सानू की बचाना है। तो क्या मिडिल ईस्ट के ममालिक को रियलाइजेशन होगी, क्या यूएई दोबारा उनका दुमचला बनेगा, या कोई गैरत खाएंगे, या ये सारे ममालिक खड़े होंगे, कोई इस्लामी नेटो बनेगी, कोई इस्लामी आर्मी बनेगी? आज भी पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदिया, ये सारे लोग अगर मिल जाएं और छोटे इस्लामी ममालिक मिल जाएं तो ये दुनिया में कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। क्या कोई इस तरह पेशरफ्त हो रही है? मैं ये समझता देखिए, हूँ आपने बहुत ही अहम बात कर दी जुल्फिकार रात भाई। देखिए, ईरान अपनी सर्वाइवल की सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा, मैं समझता हूँ ईरान जो है वो इस्लाम की जंग लड़ रहा, और उधर वहां पे हिजबुल्लाह भी है, वो भी इस जंग में शामिल है। तो लिहाजा जो काम इन ममालिक को करना चाहिए था, ईरान के अलावा गल्फ कंट्रीज वगैरह मुसलमान ममालिक, वो काम तो ईरान कर रहा है। क्योंकि इसराइल और अमेरिका तो इस एजेंडे पे आए थे कि बस इनकी लीडरशिप को हम एलिमिनेट करेंगे, 3-4 दिन खूब इन पे हमले करेंगे तो ये खुद ही कलाश कर जाएंगे। लेकिन वो भी नहीं हुआ। बूट्स ऑन ग्राउंड का बड़ा उन्होंने किया, कुर्द बागी ये वो भी कुछ नहीं हुआ। और कलाश नहीं, बल्कि इनका टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया, लेकिन ये ज्यादा मजबूत हो गया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो गल्फ ममालिक हैं जिन्होंने अपने बेसेस अमेरिका को दिए, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, वो अमेरिका से एहतजाज कर रहे हैं कि भाई हमने आपको अपनी सरजमीन दी, आप इन बेसिस को इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। हमले जो ईरान कर रहा है आपकी बेसिस पे और फिर हमारे फैसिलिटीज पर भी, क्योंकि आप हमारी सरजमीन पे हमले कर रहे हैं, तो हमें हमें कौन बचाएगा? आप हमारा दिफा कौन करेगा? किधर गए वो पेट्रियट मिसाइल, किधर गए वो थर्ड मिसाइल, किधर वो एंटी डिफेंस, किधर गए वो तमाम एंटी डिफेंस के जो एयर डिफेंस नेटवर्क थे? तो ये मैं समझता हूँ इस जंग के जब भी ये खत्म होगी, मुसलमान ममालिक जो है ये अब कभी नहीं कहेंगे कि जी हम डिपेंड करते हैं हमारी सिक्योरिटी पर, जो अमेरिका है तो हमारी सिक्योरिटी कायम है। और आपकी वाली बात, ये वक्त आ गया है कि सिर्फ ईरान ने अकेला इसराइल ग्रेटर मिडिल ईस्ट वाले जो उनकी डिजाइन है जंग नहीं लड़नी, ये तमाम मुसलमान ममालिक जो है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। दे हैव नो चॉइस। ये तो ईरान की मेहरबानी है, अल्लाह ताला के ऊपर से बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने इसराइल की मिलिट्री पावर को तकरीबन डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑल्दो वो अभी भी है, उनके पीछे वेस्ट भी है, अमेरिका भी है। और ब्रिगेडियर साहब, जो ट्रंप को आपने सलूट मार मार के 2 दफा नामजद किया था, तो क्या ये मुनासिब मौका नहीं है कि वो नामजदगियां वापस ले लें और कहें कि ये ट्रंप दुनिया का मुतनाज़ तरीन और जालिम तरीन शख्स है, हम कम अज कम इसको नामजद नहीं कर सकते, इसका नोबेल इनाम से क्या ताल्लुक है? देखिए, आपने बहुत ही सेंसिटिव अपना ये नुक्ता उठाया है। मैं समझता हूं कि दिल के अंदर हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो बिल्कुल ये उनके वही जज्बात हैं, वही तासुरात हैं, वही ख्यालात हैं जो अभी आपने जिसका इजहार किया। लेकिन मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली ऐसी बात पब्लिकली हम करेंगे नहीं हमारी लीडरशिप, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो चलती रहे। लेकिन मैं आई एम कमिटेड इन माय हार्ट, और मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मेरा नहीं ख्याल है कि आज के बाद कभी कोई पाकिस्तानी लीडर इंक्लूडिंग मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कभी वो ऐसा हिम्मत दिखाएंगे कि वो कहेंगे नहीं जी ट्रंप साहब आपने इतनी तबाही मचाई ईरान में, गजा में इतनी तबाही मचाई, लेबनान में हम मचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको नोबेल पीस इनाम जो है उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं। मेरा ख्याल है आज तक कभी आज दोबारा आई डोंट थिंक वी विल एवर हियर इस किस्म के रिमार्क्स। तो अंदर के खाने यस, और ये पूरी जो इस्लामी दुनिया है और वो जो उसके अपने लोग हैं मुसलमान, उनके भी जज्बात चाहिए। तो हमने तो वही जज्बात के मुताबिक चलना है ना, कि जो कि अपना हमारे तमाम अवाम की जज्बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये ट्रंप साहब भूल जाएं कि उनको कोई नोबेल प्राइज फॉर वॉर अगर कोई डिक्लेयर हो जाता है तो शायद उनको उसका नोबेल प्राइज फॉर वॉर जो है वो मिल जाएगा।
लेकिन ट्रंप जो है उसको बहुत बहुत रुस्वाई हुई है। उनके सीनियर ऑफिशियल हेड ऑफ द काउंटर टेररिज्म जॉन केंट साहब, उन्होंने देखे क्या लेटर लिखा, अगर आप वो पढ़े तो मैं कहता हूँ ट्रंप साहब को तो बड़ी इस पे इतनी उनकी वो हुई है अपना साइकोलॉजिकल शिकस्त वो इस वक्त ज़हनी तौर पे बड़े परेशान हो गए कि मैं क्या कर दिया, मैं कैसे फंस गया, मैं कैसे इसराइल के जंगल से निकलूं। इसराइल को देखे वो सोचते होंगे कि हमारे तो ख्वाब कुछ और थे कि हम मुसलमान ममालिक को एक एक करके डिमोलिश कर देंगे, हम तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, हम तो खुद डिमोलिश हो रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर मैं एक जुमला बोलता हूँ, याद 1965 की जंग में मुझे अच्छी तरह याद है कहा जाता था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आई थी, गैबी मदद आई थी कि जनाब एक बटालियन हमारी बैठी हुई है उस बॉर्डर के ऊपर वाघा पे यहाँ पे, और पूरा एक इंडियन डिवीजन आता है, हमारे लोगों ने उनको रोके रखा और लाहौर को अल्लाह ने बचा लिया, और फिर कैसा हमने एक काउंटर अटैक किया और इंडियंस के नाक के चने चिबा दिए। कहने का मतलब ये कि उस वक्त भी लोग कहते थे कि अल्लाह ताला की गैबी मदद। मैं आज भी कहता हूँ ये ठीक है, बड़ा नुकसान हो गया ईरान का, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप, उनके टॉप सिक्योरिटी लीडरशिप, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन अल्लाह की मदद मुझे नजर आ रहा है वो गैबी मदद है उनके पास, कि उनका ये जो जोश और जज्बा और ईमानी जो है, एक्चुअली ये सबसे बड़ा हथियार जो है वो साबित हुआ मेरी नजर में, जिसके खिलाफ कोई बम जो है आज उन्होंने अमेरिका ने इसराइल ने कितने पता कितने हजार पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं उन्होंने वो ईरान पे की है। लेकिन आप देखें वो ईरानी कौम आज भी वो नमाज़ जनाजा पढ़ रही है, वो जिनके लोग शहीद हुए हैं कल पिछले 2 दिन में, लारेंजानी साहब और बाकी लोग, और लाखों की तादाद में ईरानी बाहर निकले हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कमाल कर दिया ये ईरान ने जो किया है, ये तो आने वाली नस्लें इसको याद करेगी। देखिए जी ब्रिगेड साहब, ईरान ने एक नई तारीख लिख दी है। कोई बिल्कुल कुछ भी कहे, ईरान ने मैं तो कहता हूँ मैंने अपने कल भी कहा कि पूरी उम्मत मुसलमान ईरानी कौम की मकरूज है, और सुप्रीम कमांडर ने खामेनी साहब ने अपनी जान दे के एक ऑप्शन के तौर पे उन्होंने जान दी। वो बच सकते थे, वो छुप सकते थे, वो भाग सकते थे। ये ऐसे ही है जैसे मैदान करबला के अंदर भी कहा गया कि मैं बत्तियां बुझा देता हूं और जिसने जाना है वो चले जाए। तो आज भी एक करबला है, आज भी एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में हुसैन की औलाद आज भी सुरखरू हो रही है, और ट्रंप को बताया जा रहा है कि आपको पता ही नहीं आप किस कौम को ललकार रहे हैं, ये कौन लोग हैं, आपने हजरत अली को पढ़ा ही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को आप जानते ही नहीं, आपने वाकई करबला ही नहीं पढ़ा, आपको पता। ये देखिए सीआईए के वो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो सारे के सारे इस जाहिल को समझा रहे हैं, लेकिन वो उसके दिमाग के ऊपर खून सवार है, उसकी मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, डबल स्टैंडर्ड आदमी है, करेक्टरलेस है, यहूदियों के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है, यरगमाल बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ब्रिगेड साहब जो बात आपने कही, मैं कहता हूं कि ईरानी कौम ने, ईरानियों ने, मैं तो कौंसल जनरल को स्पेशल मिल के आया हूं, उसको भी मैं ये कह के आया हूं, उन्होंने एक नई तारीख लिख दी है। जिस तरह लोग घरों से निकलते हैं, जिस तरह अपनी इस बात से यकजहती का इजहार करते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि जंगें जो है वो जज्बों से लड़ी जाती हैं, कमिटमेंट से लड़ी जाती हैं। तो इसमें बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, मैं अगेन ये कहूँगा कि क्या ये मुनासिब वक्त नहीं है कि अब खुल के टर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब ईरान के साथ खड़े हों, ये ऐलान करें, ये मसलत से निकलें। और रेजानी साहब ये गिला करते हुए दुनिया से चले गए, जो ट्वीट उन्होंने किया, जो ज़मीर उन्होंने झंझोड़ा मुस्लिम ममालिक का, उन्होंने कहा जी कि कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। देखिए सिम्बॉलिकली बाज़ औक़ात आप जब ऐलान करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेंड बदल जाता है। तो क्या ये वक्त नहीं आ गया? देखिए जुल्फ़िकार राज साहब, एक चीज तो जो मुझे कहने में कोई आर नहीं कि जो हमारी हुकूमत वक्त है उसकी अभी तक तो पॉलिसी है कि बुलबुल भी खुश रहे और खुश रहे सयाद भी। वो एक तरफ तो अमेरिका के साथ नहीं बिगाड़ना चाह रहे, दूसरी तरफ क्योंकि अवाम की जो है इस वक्त पूरी जो एक हमदर्दी है वो ईरानी कौम के साथ है, उस वजह से
हमारे प्राइम मिनिस्टर लेटर भी लिखते हैं और ये सारी चीजों को कंडेम भी करते हैं। एक अच्छी चीज जो मुझे नजर आई आज के दिन के अंदर कि कल OIC का इजलास बुला लिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। वहां पे हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं फॉरेन मिनिस्टर वो भी शिरकत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारी जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं ये सारी इन चीजों को समझे। देखें ईरान ने कोई बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की, ये बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है इसराइल ने और अमेरिका ने, और इसीलिए आज वो बैकफुट पे हैं। पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी होने के बजाय उनके अगेंस्ट खड़ी होगी और यूनाइटेड नेशन के अंदर भी उनके ऊपर कड़ी तनकीद की जा रही है इस हवाले से, क्योंकि जब ये बेसिस यहाँ पे मौजूद हैं हमारी गल्फ स्टेट्स के अंदर और बैन अल-अक़वामी कवानीन ये कहते हैं कि अगर कोई मुल्क अपनी सरजमीन देगा किसी और मुल्क पे अटैक करने के लिए तो ये एक वैलिड ग्राउंड है, जिस मुल्क के ऊपर अटैक होगा वो दोबारा उस मुल्क के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए जब भी कतर के ऊपर हमला होता है ईरान की जानिब से, जब भी सऊदी अरेबिया के ऊपर होता है तो ये मुल्क खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इन मुल्कों ने अपनी सरजमीन अमेरिकन को दी हुई है कि आप इस्तेमाल करें और आप इनके ऊपर हमला करें। इसलिए आज ना तो बैन अल-अक़वामी कवानीन के तहत इनकी सोवरेनिटी का कोई इशू है, बल्कि ये बिल्कुल अब ये अमेरिका को ये बार बार बात कह रहे हैं कि हमने आपसे कहा कि इसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करें इस मामले को, और आपने हमारी बात नहीं मानी और आज हम सब इस चीज का खमियाजा भुगत रहे हैं। आपने हमें प्रोटेक्ट करना था, आज आपको अपनी सर्वाइवल की मसला पड़ गया है। तो ये बड़ा अच्छा वक्त है, 55 ममालिक हैं मुसलमानों के और एक बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं इस वक्त। आपको याद होगा OIC की 2019 के अंदर एक हुई थी कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब के दौर में, 2020 में अंदर हुई, 2021 के अंदर हुई, और वो सारे का सारा महवर उस वक्त इस्लामोफोबिया के हवाले से था, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से जो मामला बनते थे। तो 3 साल के अंदर 3 OIC हुई और ये देखें आज 18 दिन हो गए, 72,000 मुसलमान फलस्तीन के अंदर मर गए, 15,000 के करीब ईरान के अंदर शहादतें हो चुकी, सुप्रीम लीडर मारे जा चुके, लेबनान के अंदर 7 लाख लोग जो है वो हिजरत करने पे मजबूर हो गए, वहां पे आए दिन जो है कत्लो गारत का बाजार गर्म है। पूरा जो है वो इसराइल और अमेरिका इस वक्त मुसलमानों की सरजमीन के ऊपर यलगार किए बैठा है। और मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि जब गज़वा बदर थी तो 313 थे, दूसरी साइड पे बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन खुदा की मदद आई और बेशक आई। आज भी ईरान जो है वो बिल्कुल आप सही कहते हैं, ईरान ने देखें 46 साल इस वक्त का इंतजार किया है, और उन्होंने इंतजार कैसे किया, उन्होंने ना सिर्फ आज 99% वहां पे लिटरेसी रेट है, आज वहां पे दुनिया की बेहतरीन उनके आज स्कूल्स भी चल रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट्स वैसे ही चल रही हैं, उनके निजाम में जिंदगी वैसे चल रहा है, और उन लोगों के अंदर बिल्कुल ना वो तो डर है। बैरिस्टर साहब हम तो हैरान हैं कि मुझे कल एक दोस्त कह रहा था कि आप फ्री ने यार, ईरान पे पाबंदियां भी हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, बम्बिंग हो रही है, दुनिया के सबसे बड़े वजनी बम मारे जा रहे हैं, डेसिकेटर मारे जा रहे हैं, B2 बम्बर वहां पे बम्बारमेंट कर रहे हैं, दुनिया के महंगे तरीन वजनी तरीन कई टन के बम मारे जा रहे हैं, लेकिन बिजली भी नहीं जाती और ट्रैफिक भी रवां दवा है, लोग भी बाहर निकल रहे हैं, दुकानें भी खुल रही हैं। वो कहता है मैं मॉडल टाउन रह रहा हूँ, यहाँ पे तो एक गाड़ी का टायर फट गया, 3 दिन तो बिजली नहीं आ रही। यानी आप अंदाजा करें कि हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, छोटी सी बारिश हो जाए 6 दिन बिजली नहीं आती, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। तो आप आफरीन है कि उस कौम ने कैसे 21 साल इस जंग की तैयारी की है उन्होंने भी, और इजराइल ने भी 40 साल तैयारी की है कि एक जाहिल अमेरिकी सदर कब आएगा और कब हमारा साथ देगा, और वो जाहिल उनको दस्तयाब हो गया 40 साल बाद। मियां जुबैर साहब, मैं एक जुमला कह दूं, एक जुमला सर, एक जुमला मैं कमेंट कर दूं। हमारे अभी बैरिस्टर साहब ने बात की है, मैं ये समझता हूँ कि अगर OIC का इजलास वहां पे हो रहा है, वेरी गुड डेवलपमेंट, लेकिन इस वक्त सऊदी अरेबिया एक और फ्रेम ऑफ माइंड में है, जारी बात उन पे भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त वो किरदार अदा करना चाहिए जो 1976 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वो प्राइम मिनिस्टर और एक पूरी दुनिया में शाह फैसल के दौर में एक ऑयल एम्बार्गो और वो बड़े क्राइसिस हुए थे। मैं समझता हूँ OIC समिट
OIC समिट, इस वक्त पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है इस अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेबिलिटी की हालत में। ठीक है दहशतगर्दी का मामला, लेकिन हमें OIC के हेड्स ऑफ स्टेट का समिट पाकिस्तान में बुलाना चाहिए। ये हमारी इस्लामिक जिम्मेदारी भी है, ये हमारी मुस्लिम उम्मा के लिए भी अब जिम्मेदारी हमारी बनती है। एंड आई टेल यू आवर सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप कैन डू इट। बरगेड़ साहब, ये तो आप जैसा कोई दरवेश आदमी होता तो ये रिस्क ले लेता। आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी रो पिट के 4 टके कमाए हैं और वो सारे वेस्ट में पढ़े हैं, बच्चे उधर पढ़ते हैं, नेशनैलिटियां उधर की हैं, और पता नहीं कहीं की अमेरिका ने आपको पता है वीडियोस भी रखी होती हैं, फिर पर्सनल थ्रेट पे आ जाते हैं। तो ये हमारे जितने मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान हैं, यही तो हमारी बदकिस्मती है, यही तो जुल्म है कि ईरानी देखे ना, सुप्रीम लीडर उनके जो शहीद हुए हैं 45 साल मुल्क से बाहर गए ही नहीं। सर आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ ये मसलतें जो है ये खत्म होंगी तो जुल्फकार भुट्टो वाला, शाह फैसल वाला वो मामला बनेगा। लेकिन बहरहाल फील्ड मार्शल से हमें ये तवक्को है, आसिम मुनीर साहब एक बेहतरीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो कोई ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं आज भी, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। यकीन करें, फलस्तीनी खातून जब हाथ उठा के देखती है, पाकिस्तान की बात करती है, कश्मीर के अंदर, बोस्निया के अंदर, जहां जहां मुसलमान क्राइसिस में होते हैं, जो पाकिस्तान को जानते भी नहीं बेचारे, वो बात सिर्फ पाकिस्तान की करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान की दुनिया के मुसलमानों में एक उम्मीद और आस रखी हुई है। अल्लाह मियाँ इस पे पाकिस्तान को पूरा उतरने की तौफीक दे। मियाँ जुबैर साहब, आपको लगता है कि जी मुसलमानों को अब रियलाइजेशन हो जाएगी? यूएई तो कहता है जी मैं ईरान का बड़ा मुकाबला करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हालांकि फेंटी उनको बहुत लगी है, आगे भी लगनी है। तो आपको लगता है ये इस्लामी मालिकों को रियलाइजेशन होगी? जी बहुत शुक्रिया कि आपने ख्याल फरमाया। ईरान ने असल में ईरान ने असल में अंदरूनी और बैरूनी जंग लड़ी है। 10 साल तक जो इसराइल ने अपने जासूस ईरान में फ़िट किए थे, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत बहुत ज़्यादा मिलती है, गोरे चिट्टे हैं, साफ़ सुथरे हैं ईरानी, तो वैसे ही वो जो गोरे हैं वो आते हैं, और उनमें काफ़ी हद तक उनके जासूस वहाँ थे। तो वो जासूसी जो की गई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान को हुआ। उन्होंने तमाम उन जासूसों की चेन को तोड़ा, उन्हें गिरफ़्तार किया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि तुर्किया हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर, UAE, कुवैत, बहरैन, इराक़, कोई भी ऐसा मुल्क जो किसी दुश्मन को बिठा के किसी मुल्क पे हमला करेगा, तो ये राइट बनता है उस मुल्क का कि उस मुल्क पे भी हमला किया जाए। मैं अगर अपने घर से सामने वाले के घर में ईंटें मरवाऊँगा तो वो सामने वाला मुझे ईंटें मारेगा, चाहे वो कोई और आके मार रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी ममालिक को यहूद नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, कुरान में आया हुआ है। उसके बाद आप फिर उन यहूदियों पे भरोसा करके उनको अपनी एयर स्पेस देते हैं, उनको पेट्रोलियम मसनूआत देते हैं, कुओं पे कब्ज़ा कर लेते हैं, आपको कहते हैं आपको हम साथ देंगे। 65 में हम लोग इंतज़ार ही करते रहे अमेरिकन बहरी बेड़े का, कुछ नहीं हुआ। तो इस तमाम सिनेरियो में जो है रूस वो बहुत फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि अभी मेरे भाई ने फरमाया कि OIC जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। अगर इन्होंने OIC करवाई तो ये ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ देंगे। दूसरी बात बड़ी है कि कतर ने सोने का जहाज़ दिया था उस बेहिस इंसान को जिसका नाम ट्रम्प है, और उसने वापसी पे जो बकवास की थी वो पूरी दुनिया को पता है। वो बेज़मीर सा इंसान है। उम्मत मुस्लिमा कब होश आएगी? मैं ये समझता हूँ कि रब काबा ने गज़ा के तमाम शहीदों को ईरान भेज दिया कि जाओ और जाके अपने बच्चों का, अपनी बीवियों के इंतकाम लो। और ईरान में इस वक्त गज़ा के शहीद लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरफ कर दिया हुआ है, और पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल हैरान है कि ईरान ने क्या नाको चने चबाए। वो 313 जंग बदर की बातें आज हम अपनी आँखों से देखें कि कितनी बड़ी सुपर पावर को उसने ललकारा है। ये शोहदा ही लड़ रहे हैं गज़ा वाले। वो मेरे रब्बे कायनात जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर अपना दिखाता है रंग। बेशक हमें समझ नहीं आती, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मैं चाहता हूँ
कि मीर जाफिर और मीर कासिम को आज तक गालियां पड़ती हैं और टीपू सुल्तान को सलूट पड़ते हैं, तो खुदा का वास्ता है पाकिस्तानियों टीपू सुल्तान बनने की कोशिश करें, मीर जाफिर और मीर कासिम मत बने। तो बिल्कुल फील्ड मार्शल से जैसे आपने कहा, हमें बहुत उम्मीद है कि वो यकीनी तौर पे जो है वो सही फैसले करेंगे। बाकी जो हुकूमतें हैं ये कुर्सी कुर्सी खेलती हैं, इन्हें और कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस तरह से जो है साथ दे रही है इस वक्त इस्लाम का। अगर ये हुकूमत होती तो आज सबसे पहला ऐलान हम करते कि ईरान हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो मर्जी है कर लो। पाकिस्तानी कौम जो है मुकम्मल तैयार खड़ी है गज़ा के शहीदों का बदला लेने के लिए, लेकिन ये बेहिस जो हमारे हुक्मरान हैं ये कोई कदम नहीं उठा रहे। बरगई साहब वो कहते हैं ना कि आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, शायद फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। और आज भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले करबला का मैदान सजा था और उस वक्त भी हुसैन वहाँ पे हक के लिए लड़ रहे थे और बातिल का वक्त भी कुछ लोग साथ दे रहे थे, कुछ मुनाफिकत कर रहे थे। हुसैन की औलाद आज भी लड़ रही है और आज भी कुछ मुनाफिकीन है और मुनाफिकों के चेहरे भी हमारे सामने हैं। और ये मुनाफिक अगर ये समझते हैं कि ये सुरखरू होंगे, ये दुनिया में आखिरत में ये कभी सुरखरू नहीं हो सकते। आज ये जो कारज़ार है ब्रिगेडियर साहब, ये जो इसमें सुरखरू होगा वो आखिरत में सुरखरू होगा। जिनकी बात देखें ना, ये बड़े दिल को लगने वाली बात ज़ुबैर साहब कर गए। 40 करोड़ डॉलर का आपने जहाज दिया, सोने का बना हुआ, $1 ट्रिलियन आपने दफाई तौर पे दिए, आपने पेट्रो डॉलर मुआहदे किए और आपके $1 ट्रिलियन वेस्ट के अंदर पड़े हुए हैं जो जिंदगी में आपको नहीं मिलने हैं। यही वो पैसे थे जो कनक कज़ाफी को नहीं मिले, शहंशाह ईरान को नहीं मिले, अफगानिस्तान के बादशाह, जो यहाँ पे लोगों के खून निचोड़ के अपने ज़मीर बेच के पैसे ले जाके वेस्ट में ये जमा करवाते हैं, वो कभी किसी को मिले नहीं। आज सदाम की औलाद जो है वो रेफ्यूजी कैंपों में पानी ले रही है। कज़ाफी का बेटा जो कभी एक ख्वाहिश करता था पूरा इंग्लैंड और शाही खानदान उठ के खड़ा हो जाता था, आज वो देखिए उनका नाम नहीं और वो सारे पैसों पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। और ये जितने अरब हैं और जितने हमारे शहजादे हैं पाकिस्तानी, इनका सारा पैसा किसी का वापस नहीं मिलना ब्रिगेडियर साहब। लेकिन ये लोग कब जागेंगे? ये अपने पैसे कब वापस लें ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान खड़ा हो जाए। तो आज मेरा ख्याल है कि ये मौका है। जिस तरह ईरान ने काम शुरू कर दिया, रशिया साथ खड़ा है, चाइना साथ खड़ा है, आप डॉलर को आप नोक कर दें, आप युआन के साथ खड़े हो जाएं, तो मेरा ख्याल है अमेरिका वैसे ही घुटने टेक देगा। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि पाकिस्तान की आला क़यादत, स्पेशली द मिलिट्री एंड ऑफ कोर्स द सिविलियन आल्सो, ये अब वो फैसले करेंगे नई ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक। क्योंकि अगर डॉलर जो है वो भी क्रैश करता है और अमेरिका अब जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन में चला जाता है और चीन इमर्ज करता है एज द रियल इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिटरीली भी आपको पता है ठीक है थोड़ा फर्क है उनका अमेरिका में, लेकिन जिस तरह की शिकस्त अभी अमेरिका को हुई है और हो रही है, तो चाइना तो मेरा ख्याल है बिल्कुल तैयार है टू ग्रैब। कहते थे ना 2028 तक चाइना विल बी द सोल सुपर पावर। मेरा ख्याल है वो तकरीबन बन चुका है एज अ सुपर। तो पाकिस्तान विद चाइना, पाकिस्तान विद इस्लामिक वर्ल्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे इंशाल्लाह ईरान सरवाइव करेगा, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे फैसले होंगे, खासकर उन लोगों के खिलाफ। मैं आपको आज बता रहा हूँ, जिन लोगों ने अरबों खरबों डॉलर पाकिस्तान से लूट के वो मिडिल ईस्ट में लेके गए, दुबई में लेके गए कि जी वो सेफ हेवन है, हम पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान की मईशत को हम क्यों बूस्ट करें, हम जाते हैं दुबई की मईशत को। मेरा ख्याल है आज उनको भी अल्लाह ताला ने ये बात समझाई होगी कि भाई अपना मुल्क बनाओ, अपने मुल्क को खड़ा करो, मईशत को मुल्क को खड़े करो। मुल्क के इदारे जो हैं, ये जहाँ पे रोज हम सुनते हैं अवाम के साथ टकराव होता है,
करप्शन के मामला जो है, अपने मुल्क को ठीक करो, अपने मुल्क में पैसा लगाओ। ब्रिगेड साहब, ये कब गैरत जागेगी, कब एहसास होगा? यकीन करें कि ये जितनी अवाम का खून निचोड़ के जो लोग पैसे खुदा की किस्म इस तरह लेके जाते हैं, उनको कभी नसीब नहीं होते। 110 बिलियन डॉलर यूएई के अंदर गया है, वो सारा डूब गया है। और मुझे किसी दोस्त ने अगले दिन फोन करके कहा कि आप अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं, पोस्टें लगाते हैं, अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूं उस वीजे के ऊपर जो इस कीमत के ऊपर वीजा मिले। देखें, आपके अंदर अगर इज्जत गैरत नहीं है ना, जिंदगी, इसका मतलब है कि जिंदगी फारिग है। बैरिस्टर शायद मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, वक्त चूंकि कम है। आप ये तवक्को कर सकते हैं कि मौजूदा लीडरशिप को बड़ा रोल प्ले कर दे, चूंकि पाकिस्तान की तरफ पूरे इस्लामी ममालिक देख रहे हैं। पाकिस्तान अगर लीड ले ले, टर्की लीड ले ले, ईरान तो पहले ही बेचारा मैदान के अंदर है, तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन जुल्फकार साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बात की, आपने भी बात की, विशफुल थिंकिंग है, आइडियल सिचुएशन की हम बात करते हैं। इस वक्त हमने जो रोल मॉडल या जो बेंचमार्क रखा है वो ईरान को रखा है। तो ईरान को जरा देख लें। आयतुल्ला खमीनी से आपने जिस तरह का को 40 साल तक अपने मुल्क से बाहर नहीं गए, उन्होंने कोई फॉरेन एसेट्स नहीं बनाए, उनकी कोई एवंस फील्ड अपार्टमेंट या कोई वहां पे जो है पार्क लेन फ्लैट नहीं थे। वो 4 बेटे हैं, वो शहीद होते हैं साहब, 4 बेटे हैं, चारों बेटे किराए पे रहते हैं। बिल्कुल यही बात है। और जिस दिन वो शहीद हुए उससे एक दिन पहले उनकी सारी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है आप दूसरे शहर चले जाए, बंकर में चले, वो के नहीं इस शहर के अंदर रहूंगा, अगर पूरी मियां जुबैर साहब, नहीं जाऊंगा, नहीं। हमारे पास मियां जुबैर साहब हैं जिनके जी, असल सूरत हाल ये है कि आज वो मौका है कि खोई साख जो पाकिस्तान की इन अयाश हुक्मरानों ने जो साख का बेड़ा गर्क किया हुआ था, ये मौका है कि इस वक्त उम्मत मुसलमान, सारे जितने भी हमारे मुसलमान ममालिक हैं, वो तमाम एक प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान इस वक्त उन्हें इकट्ठा कर सकता है। हज़ारों की तादाद में अरबी पाकिस्तान के वीज़े लगवा रहे हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान के लोग तरसते थे वहाँ जाने के लिए, मज़दूरी करने के लिए। आज वो लोग अपनी जानें बचाने के लिए पाकिस्तान में जो है अपने रहीम यार ख़ान वाले महल खोल रहे हैं। आज वो मुख्तलिफ़ शहरों में अपने घरों को ढूंढ रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में जगह था, रकबा था अपनी जानें बचाने के लिए। तो जो बहादुरी और जो खून में ताकत है जो ईरानियों ने दिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज उसी का एक मौका मिला है पाकिस्तानी हुकूमतों को। अगर इन्होंने आज ये मौका ज़ाया कर दिया तो मैं आपको ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आने वाली कई नस्लें ये हुक्मरान दोबारा नहीं आएंगे। आज वही हुक्मरान दोबारा आएगा जो साथ देगा ईरान का, जो साथ देगा इस्लाम का, जो साथ देगा गज़ा के शहीद मुसलमानों का। तो आज वही दोबारा रंग चढ़ेगा जंग बदर वाला। लेकिन अगर ये समझते हैं कि आज भी यहूद व नसारा की ग़ुलामी करेंगे और कामयाबी इनको नहीं, अब वो वक्त नहीं है। अब अवाम इंशाल्लाह बाहर निकल चुके हैं। अवाम जो है वो वोट से अपना इंतकाम लिया करते हैं। पाकिस्तान की अवाम को मैं जानता हूँ कि वो किस तरह से अपना इंतकाम लेते हैं। तो ये हुक्मरान जो कर रहे हैं और जिस तरह से दोनों को राज़ी कर रहे हैं, दोनों को, अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं। मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।